Moses, Moses, I have indeed seen the misery of the people. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their sufferings. So I come down to rescue them and bring them up out of that slavery. Now go, and I'm sending you to bring my people out of their slavery. Yes, yes, Lord, I will. Let's start our Exodus journey. Our journey is complex. Our transitions are not easy. Our Exodus is not short. Exodus. The book of Exodus records history of enslavement and their freedom through Moses, the deliverer that God raised up. Every human being are under various slaveries. God sends angels like Moses to deliver from such slaveries. Our life is an exodus to go out of these slaveries and to reach our destination. So let's watch the life of people who are under slaveries and how they overcome from their slaveries with the help of some guiding stars. रुद्र भारत का जाना माना न्यूरोसर्जन क्रिसमस की छुट्टियां बिताने अपने गांव जा रहा था। उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां थी, मगर वो उसको उन सब को पार करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। वो जिंदगी के मजे लेने में कभी कतराता नहीं था। रुद्र को रास्ते में उसके स्कूल टीचर दिखते हैं। बहुत सालों बाद आपसे मुलाकात हुई, कैसे हो सर आप? अरे रुद्र, तुम कितने बड़े हो गए हो और लगता है तुमने अपने डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा कर लिया। डॉक्टर होने के साथ साथ मैंने इंडिया का बेस्ट न्यूरो सर्जन का अवार्ड भी पा लिया। अब मुझे सब इज्जत से ही देखते हैं और ये सिर्फ आपकी बदौलत। अरे ये तो हर टीचर का कर्तव्य है, वो अपने स्टूडेंट को सही राह दिखाए। और तुम्हें देख के तो मुझे नाज होता है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, मगर आपने उस वक्त मुझे जो कहा था वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। क्या आपको याद है सर, मैं कितने शरारतें करता था? ये ऐसी हरकतें कौन कर रहा है? थोड़ी तो शर्म करो, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। बताओ मुझे किसने फेंका है? सर, रुद्र ने फेंका। वही हमेशा ऐसी हरकतें करता है। साइलेंस! रुद्र, दफा हो जाओ मेरी क्लास से। क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े रहो। रुद्र, इधर आओ। आज तुमने ये जो हरकत की है, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मुझे अभी पेपर चेक करना है और जब तक मेरा काम नहीं होता तुम भी यही बैठोगे और आज जो मैंने सिखाया वो पढ़ के ही जाओगे। यही तुम्हारी पनिशमेंट है। हा, ये भी कोई पनिशमेंट है? वैसे भी घर में थोड़ी कोई मेरा इंतजार कर रहा है। क्या मतलब? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मम्मी बीमारी से चल बसी और पापा डॉक्टर थे। कुछ साल पहले वो भी कार एक्सीडेंट में चल बसे। हे भगवान, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे माफ कर दो रुद्र। कोई बात नहीं सर, सब लोग यही बोल के निकल जाते हैं, बाद में कोई ध्यान नहीं देता।
बेटा, अगर तुम ऐसी शरारत करोगे तो कोई तुम पे ध्यान क्यों देगा? नहीं सर, इन हरकतों की वजह से ही तो सब लोग मुझे जानते हैं, वरना इसके पहले आपको भी तो क्या पता था मेरे बारे में कुछ? रुद्र, तुम्हें क्या लगता है ऐसी शरारतें करके तुम सब लोगों का ध्यान अपनी ओर ले सकते हो? अगर ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत गलत हो। मतलब मैं समझा नहीं सर। सिर्फ लोगों का अटेंशन लेने से कोई तुमको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और अगर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो इस अटेंशन का कुछ फायदा ही नहीं। लोग तुम्हें छोड़ के निकल जाएंगे। तो मतलब मुझे लोगों का रिस्पेक्ट पाना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा सर? प्लीज बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तुमने कहा तुम्हारे पापा डॉक्टर थे, और इस देश में डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, तो तुम भी तुम्हारे पापा की तरह लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। फिर तो सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, और मैं भी। जो लोग मेरे पापा को जानते हैं वो लोग हमेशा बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे थे और हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और इस दिन के बाद रुद्र ने सारी शरारतें बंद करके बहुत मेहनत की और आखिर मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट कमाई। मैं मेरे स्टूडेंट को नहीं भूलता। अब बिल्कुल नहीं बदले सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। इस साल क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। आओगे ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है सर, मैं जरूर आऊंगा। देखा, मैं अटेंशन का गुलाम था, मगर मेरे सर ने मुझे मेरी गुलामी से बाहर निकाला। और अगर मैं मेरी गुलामी से बाहर आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि आकाश बहुत सकारात्मक इंसान है, मगर टीचर का जॉब करने से पहले उसकी सोच भी नकारात्मक थी। चलिए देखते हैं आकाश के जिंदगी का सच। पापा देखो, मैं एग्जाम्स अच्छे मार्क्स से पास हो गया। अरे वाह बेटा, बहुत खूब। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब मैं पायलट बनने के सपने के एक और कदम नजदीक आ गया। बेटा, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि हमारी हैसियत के हिसाब से हम एविएशन का कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते। पापा, मगर मैंने इतनी मेहनत की है और इतने अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। देखो बेटा, मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए पायलट बनना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा हमारे बारे में भी सोचो। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग 1-2 करोड़ कहाँ से लाएंगे तुम्हारी फीस भरने के लिए? तो ठीक है, आपको जो सही लगे उस प्रोफेशन में एडमिशन करवा दो मेरी। मुझे विश्वास है मुझे घर पे बिठा के थोड़ी रखोगे। आकाश बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो और तुम्हारी इस होशियारी का सबसे अच्छा इस्तेमाल तुम टीचर बन के कर सकते हो, जैसा आप ठीक समझे। आकाश को अपने सपने को पूरा करने का मौका नहीं मिला तो वो अपने दोस्तों के साथ रिजल्ट लगने की खुशी मनाने पास हो रहे शो में जाता है। इस तरह आकाश ने अपने पापा की बात मान के टीचिंग प्रोफेशन की शिक्षा पूरी कर ली और टीचर बन गया। चलिए अब देखते हैं आकाश के टीचिंग करियर का पहला दिन कैसा गुजरता है। टैक्सी, टैक्सी। हाँ बैठिए साहब, कहाँ छोड़ू आपको? एलोरा इंग्लिश मीडियम स्कूल चलो, और हाँ प्लीज थोड़ा जल्दी करो। आज टीचर की जॉब का मेरा पहला दिन है, लेट नहीं होना चाहता। आप चिंता मत कीजिए, आपको टाइम पे पहुंचा दूंगा। सर, आपने ये प्रोफेशन चुना, आपको तो बच्चे बहुत अच्छे लगते होंगे ना? अरे नहीं भाई, मुझे तो पायलट बनना था, मगर फैमिली इशू के कारण मुझे ये जॉब करना पड़ रहा है। सर बुरा नहीं मानोगे तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। अगर आप पायलट बनते तो आप सिर्फ खुद का सपना पूरा कर पाते, और अभी आप टीचर बन गए हो तो आप बाकी बच्चों के सपने पूरे करने में मदद कर सकते हो।
अरे हाँ, मैंने कभी ये बात सोची ही नहीं। अब मुझे लगता है कि मेरे पापा ने मेरे लिए बिल्कुल सही प्रोफेशन ढूंढा है। लो सर, स्कूल आ गया। ये लो आपके पैसे, और थैंक यू, आपकी बात ने मेरा नजरिया बदल दिया। अब इस नए नजरिए को लपेटते हुए आकाश अपने इस टीचर वाले प्रोफेशन को जिम्मेदारी से निभाने की ठान लेता है। मैं अपने मजबूरियों का गुलाम था, मगर एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे मेरी गुलामी से बाहर निकाला। पर क्या आपको पता है पंकज इतना समझदार कैसे हुआ? चलिए जानते हैं पंकज की कहानी। पापा, आपकी तबीयत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आपको डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। प्लीज आज तो काम पे मत जाना। बेटा, अगर मैं काम पे नहीं गया तो मालिक से लिया हुआ कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। पापा, मेरे पास एक रास्ता है। इस बार क्या मैं आपकी जगह मालिक के गाड़ी पे ड्राइवर बन के चला जाऊं? बेटा, मगर तुम्हारा कॉलेज? कुछ ही दिनों की तो बात है। आप ठीक होने के बाद मैं कॉलेज जाना वापस शुरू कर दूंगा और आप वापस ड्राइविंग करो। मुझे कभी नहीं लगता था कि तुम्हें भी यही काम करना पड़ेगा। माफ करना बेटा, तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छा नहीं कर सका। नहीं पापा, ऐसा मत बोलो। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बाकी मैं देख लूंगा। बेटा, मैं ये देख के खुश हूं कि तुम जो कर रहे हो वो मेरे और हम सब के लिए कर रहे हो। मालिक ने बुलाया है, जल्दी जाओ, देर मत करना और मालिक की इज्जत करना। हाँ पापा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तो इस तरह बिना खुद के किसी सपने की आस में पंकज ड्राइवर की नौकरी स्वीकार लेता है। मगर उसके पिताजी इस बीमारी के खिलाफ जीत नहीं पाए और पंकज का ये कुछ दिनों का काम उसकी रोजी रोटी बन जाता है। अपने पापा को दिया हुआ वचन निभाने के लिए उसने अपनी आगे की शिक्षा ठुकरा दी। पंकज हर बार की तरह मालिक को छोड़ने चला जाता है, मगर इस बार मालिक की मीटिंग कश्मीर में होती है। मालिक को छोड़ने के बाद पंकज वापस आते समय एक आदमी लिफ्ट मांगता है। पंकज गाड़ी रोक के उस मुसाफिर से बात करने लगता है। क्या हुआ, कहीं जाना है आपको? इधर से कुछ दूर एक शहर है, वहां जाना चाहता हूं। क्या आप मुझे छोड़ सकते हो? जी जरूर, आ जाइए गाड़ी में। शुक्रिया, आपकी मदद से शायद मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। चलो अच्छा है, मुझे भी सफर में बात करने के लिए एक साथी मिल गया। अरे मैं बात करने के साथ साथ गाना भी गा सकता हूँ। जिस शहर में मुझे जाना है वहां पे एक कॉन्सर्ट में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। कौन सा कॉन्सर्ट? अरे आपने इस कॉन्सर्ट के बारे में रेडियो पे सुना नहीं? रुको, मैं आपको सुनाता हूँ। सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि कश्मीरी पहाड़ी इलाके को हाई अलर्ट जोन घोषित किया गया है। कृपया जो यात्री उस रास्ते से जाने वाले हैं नजदीकी शहर में महफूज रहे। कश्मीर इलाके में दुश्मन के हमले की संभावना जताई गई है। अरे रे, इसका मतलब आप इस शहर के आगे नहीं जा पाओगे। मैं तो बड़ी दुविधा में आ गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना आप मेरे साथ शहर में थोड़ा वक्त गुजारें। कॉन्सर्ट के लिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पास भी है। आपके रहने की व्यवस्था भी कर दूंगा। आपके खाने पीने और रहने की चिंता बिल्कुल ना करें। अरे ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा मुझ पे। पंकज और मुसाफिर शहर पहुंच जाते हैं। मुसाफिर पंकज को अपने कॉन्सर्ट लेकर जाता है और कुछ ही देर में कॉन्सर्ट और डांस शुरू होता है। कॉन्सर्ट के बाद पंकज होटल की रूम की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे सायरन की आवाज आती है और वो अपनी गाड़ी बाजू करके उस आर्मी की गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ देता है। आर्मी की गाड़ी पंकज की गाड़ी को रोकने का इशारा करती है और उस गाड़ी से 3 आर्मी ऑफिसर्स बाहर आते हैं। सुनो, मैं आर्मी जनरल हूँ और हमारे कमांडर को जल्द से जल्द बेस कैंप पहुँचना है। क्या तुम हमारी सहायता कर सकते हो? क्योंकि मेरा बॉर्डर के पास जाना बहुत जरूरी है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मगर इस शहर के बाहर जाने के लिए ऑफिशियल परमिट की जरूरत पड़ेगी।
जो मेरे पास नहीं है। वो मैं अभी दे सकता हूँ, मगर बेस कैंप पहुँचना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं उनको जल्द से जल्द बेस कैंप पहुंचा दूंगा। आखिर मैं अपने घर वापस जा सकता हूं। मैं तो तंग आ गया हूं इस नौकरी से। क्या पता कब पीछा छूटेगा। भाई, ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हें तुम्हारे काम से? मैंने मेरे पापा के दिए हुए वचन के लिए ये नौकरी चुनी। लग रहा है कि इस वचन ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अगर तुम इस काम को सिर्फ वचन पूरा करने के विचार से देखोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। मेरी नौकरी भी जा सकती है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो किया है वह देश की हिफाजत के लिए किया है और इसका मुझे कभी पश्चाताप नहीं होगा। आपने बात तो सही बोली। पहले जब मैंने ये काम शुरू किया, मैं खुश था ये सोचकर कि मैं अपने पापा और परिवार की मदद कर रहा हूँ, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये फैसला भी मेरा ही था। ध्रुव, जिसने पंकज की कहानी को एक नया अंजाम दिया, क्या आपको पता है उसकी कहानी किसने बदल दी? चलिए जानते हैं ध्रुव की कहानी। ध्रुव इंडियन आर्मी का एक काबिल वॉइस कमांडर था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया और ना ही किसी और को करने दिया। लेकिन एक दिन पेट्रोलिंग करते समय एक अनोखे नौजवान से हाई अलर्ट एरिया में मिलता है। ओए लड़के, क्या तुम्हें मालूम नहीं, ये एरिया हाई अलर्ट जोन घोषित किया गया है। दफा हो जाओ यहाँ से। सर, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा। मैं भी आपकी तरह इस देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मैं जल्द ही इंडिया का 400 मीटर रनिंग रेस का प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ। कहीं और जाके अपनी ट्रेनिंग कर लेना। अगर इससे आगे आए तो नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। मुझे पता है कि ये हाई अलर्ट जोन है और इसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, लेकिन मैं इससे नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरी हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग का कोई महत्व नहीं रहेगा अगर मैं नीचे चला गया तो। क्यों तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए खुद को इस जोखिम में डालना चाहते हो? हर किसी के जीवन में ऐसी घड़ी आती है जब उनको सही राह और नियम की राह, इनके बीच की एक राह चुननी पड़ती है। मैं तो हमेशा सही राह चुनता हूँ और मैं हमेशा नियमों की राह चुनता हूँ। इसलिए आज मैं इतनी कम उम्र में वॉइस कमांडर बन गया हूँ। जब सही वक्त आएगा तो आपको भी पता चलेगा कि कौन सी राह चुननी है। मैचेस के लिए ऑल द बेस्ट। देश को जिता के आना। शुक्रिया सर। जय हिंद। ध्रुव पेट्रोलिंग से वापस आता है और उसे पता चलता है कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है। चीफ कमांडर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए और उन्हें पूरी फौज को लेकर बेस कैंप वापस आने के ऑर्डर्स मिलते हैं। ध्रुव का प्रमोशन होता है वॉइस कमांडर से चीफ कमांडर। अब ध्रुव के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो ऑर्डर्स का पालन करके वापस बेस कैंप लौट जाए या फिर ऑर्डर को नजरअंदाज करते हुए दुश्मनों को वहीं पे रोक के रखे। टीम, आधे लोग बेस कैंप जाके मदद लेके आओ और बाकी मेरे साथ दुश्मनों से लड़ो। सर, ऑर्डर्स तो सबको वापस आने के दिए गए हैं। चीफ कमांडर नहीं बचे, इसका मतलब दुश्मन हमारे अंदाज से ज्यादा करीब आ चुके हैं। अगर हम सब लौट गए तो दुश्मन इस जंग में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। यस सर। शायद ये वही घड़ी है जहां मैं नियमों की राह छोड़ के सही राह पे चल रहा हूं। ध्रुव और उसकी आधी फौज काफी देर तक दुश्मनों को रोकती है। कुछ देर बाद बैकअप टीम भी मैदान के जंग में पहुंच जाती है और अब ध्रुव बेस कैंप रिपोर्ट करने जाता है। वहां उसे नियम न पालने की वजह से सस्पेंड किया जाता है। मैं नियमों का गुलाम था और शायद इस बार मैंने नियमों का गुलाम न बनके सही राह चुनने का फैसला लिया। हालांकि मुझे इस बात का अंजाम भुगतना पड़ा, लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। और आप लोग भी अपने जीवन में नियमों का गुलाम न बनके सही राह चुन सकते हो। विराट, जो हाई एटीट्यूड पे ट्रेनिंग कर रहा था और जिसने
ध्रुव को सही राह चलने का मतलब बताया। क्या आप जानना चाहते हैं उसके जीवन में किसने रोशनी डाली? चलो देखते हैं। राघव और विराट बस स्टॉप पे अपने अपने बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विराट ने अपनी बस छोड़ दी। अरे विराट, तुम्हारी बस तो जा रही है, लेकिन तुम रुके क्यों हो? जाने दो बस को राघव, आज मैं एथलेटिक्स प्रैक्टिस करने नहीं जा रहा हूँ। एथलेटिक्स में जो स्किल्स लगते हैं वो मुझ में नहीं है। ऊपर से 8 महीनों से प्रैक्टिस करके कुछ साबित भी नहीं कर पाया। मेरे साथ जो लड़के थे आज वो मुझसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर तुम ऐसे ही स्पोर्ट बदलते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मगर मेरे पास तो ना कोई कौशल्य है और ना ही कोई प्रतिभा, तो कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? मेहनत और लगन से कोशिश करनी पड़ेगी। मेहनत करके तुम शायद अपनी मंजिल तक ना भी पहुंच पाओ, लेकिन बिना मेहनत के अपयश मिलना तो तय है। अगर मुझे कभी सफलता हासिल नहीं हुई तो? मेहनत करोगे तो एक दिन सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। विराट को समझ आया कि उसको अगर बेहतरीन खिलाड़ी बनना है तो उसे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता को हासिल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शुक्रिया राघव, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब सब समझ में आ गया। लो, मेरी बस भी आ गई। उम्मीद करता हूँ एक दिन तुम सफल खिलाड़ी बन जाओगे। अरे हाँ राघव, फिर से एक बार दिल से शुक्रिया। जल्द ही मिलेंगे। उस दिन के बाद विराट ने कड़ी मेहनत की और 400 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और फिर इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो गया। राघव और विराट की दोस्ती तो आपने देख ली, और आज राघव के बदौलत विराट अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, जब राघव नए शहर में नौकरी ढूंढने आया था तो उसके साथ क्या हुआ था? राघव पिछले 2 हफ्तों से लगातार नौकरी से नाकारा जा रहा था। या तो वो उस नौकरी के लिए अधिक योग्य था या फिर उसे बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी। राघव ने आखिर सोच लिया कि नए शहर में अगर गुजारा करना है तो कोई भी नौकरी करनी पड़ेगी। अरे राघव, आप तो बहुत होनहार और काबिल लड़के हो, तो आप ऐसी छोटी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो? मैं इस शहर में नया हूँ और कोई भी कंपनी फ्रेशर्स को ज्यादा तनख्वाह नहीं देना चाहती। लेकिन हम भी आपको ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकते। कोई बात नहीं सर, यह इस शहर की ऐसी कंपनी है जहां मैं अपनी प्रतिभा को न्याय दे सकता हूं। मुझे तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय अच्छा लगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक योग्य काम है। देखो, हमारी कंपनी अभी नई है और अगर तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे काम करेंगे तो हम नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। अगर तुम इस कंपनी में अच्छा काम करोगे तो कुछ महीनों बाद तुम्हें बाकी कंपनी के मुकाबले 2 गुना ज्यादा तनख्वाह दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, मैं इस अवसर को जाया नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो बात पक्की, आप कल से हमारी एड एजेंसी में अपना काम शुरू कर सकते हो। राघव खुशी से अपने घर जाता है। अगले दिन वो शूट के लिए पहुंच जाता है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। जब वो शूट खत्म करके बैकस्टेज आता है तभी उसे एक कॉल आता है कि उसकी छोटी बहन को कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 1 लाख रुपए जल्द से जल्द जमा करने की जरूरत है। राघव तनाव में अपने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। प्रणाम चाचा जी, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। दरअसल छोटी के दाखिले के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैं आपको कुछ ही महीनों में वापस दे सकता हूँ। कोई बात नहीं चाचा जी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप नहीं दे सकते। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ मानसी, बोलो, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ चाहिए तो नहीं, मगर मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें कॉल पे बात कर रहे थे तब सुन लिया था। अरे छोड़ो भी, कोई बात नहीं। मेरे अपने लोग ही मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ अपने लोग ही मदद कर सकते हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।
लेकिन तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। अगर इरादे अच्छे हो और नेक दिल से कुछ काम करना चाहते हो तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि तुम्हारे इरादे अच्छे हैं। कॉलेज ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई और मैं चाहती हूँ तुम्हारी बहन को भी वो मौका मिले। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ ये पैसे मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा और आज के बाद कभी भी मैं किस्मत को नहीं टोकूंगा। जो व्यक्ति आपके मुश्किल समय में मदद करता है वही आपका असली शुभचिंतक है। मैंने यह सीखा है कि अच्छे इरादे से बुरी किस्मत को भी मात दी जा सकती है। तो आप भी जीवन में बिना कोई स्वार्थ के लगातार कोशिश करोगे तो सफलता जरूर पाओगे। तो इस तरह मानसी ने राघव की मदद की और इस वजह से राघव की बहन आज अच्छे कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर पाती है। लेकिन क्या आपको पता है मानसी भी किसी चीज की गुलाम थी और उस गुलामी को मिटाने के लिए एक आदमी ने उसकी मदद की थी। चलिए अब मानसी की कहानी देखते हैं। गौरी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कभी कुछ नहीं हासिल कर पाऊंगी इस जीवन में। क्या हुआ मानसी, ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो, सब लड़कियां कितनी खूबसूरत है और कभी किसी से बात करने को नहीं कतराती। मेरे पास ना अच्छी पर्सनालिटी और ना कोई आत्मविश्वास। ये सब चीजें तुम मत सोचो, अभी एग्जाम आने वाले हैं, तुम उस पे अपना ध्यान दो। लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान से हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे तुम पढ़ाई पे मेहनत करती हो वैसे तुम बाकी काम भी मेहनत से कर सकती हो। ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। मगर कोशिश तो कर सकती हो तुम। क्या फायदा इन सब का? मुझे पता है मेरी कमियां कभी छुप नहीं सकती और इसलिए मैं कभी कामयाब नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अपने आप को देखो, तुम कितनी अच्छी दिखती हो। सब लोग तुमसे बात करते हैं और मैं, ना कोई मुझसे बात करना चाहता है, ना मैं अच्छी दिखती हूँ। और जब मैं खुद किसी के साथ बात करती हूँ मुझे लगता है लोग मेरी कमियों का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा यकीन करो, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता। ये सिर्फ मुझे अच्छा लगे इसलिए बोल रही हो ना? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। भला कोई मुझे मेरे सामने क्यों भला बुरा कहेगा? सब लोग झूठी तारीफ ही करेंगे। अरे यार, तुम बहुत गलत सोचती हो। मेरा यकीन करो, तुम जैसी हो अच्छी हो। लेकिन यही सच है, मुझे आज तक कभी किसी ने अच्छा नहीं कहा और कभी तारीफ भी नहीं की। स्कूल के पास एक आर्टिस्ट स्केच बना के मानसी की ओर बढ़ता है। हाय। क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? जी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैंने आपका एक स्केच बनाया है। ये स्केच कितना खूबसूरत है। सच में ये स्केच काफी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आपने मेरा ये स्केच क्यों बनाया? इस कॉलेज में तो मुझसे भी अधिक सुंदर लड़कियां हैं। तुम्हारी खूबसूरती उन सबसे अलग है, इसलिए मैंने तुम्हारा स्केच बनाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा स्केच इतना खूबसूरत हो सकता है। असली खूबसूरती अपने आप को जैसे हो वैसे अपनाने में ही होती है। देखा मानसी, मैं कह रही थी कि तुम खूबसूरत हो। अब यकीन हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नवाज है। शुक्रिया नवाज। क्या मैं ये स्केच अपने पास रख सकती हूँ? जी जरूर। चलो अब मैं निकलता हूँ, मुझे और स्केचेस बनाने हैं। उस दिन के बाद मानसी ने अपनी खूबसूरती को अपना लिया और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया और आखिर उसने अपनी इनसिक्योरिटीज की गुलामी को मात देके मॉडलिंग में अपना करियर बना लिया। नवाज ने मानसी की मदद करके उसको इनसिक्योरिटीज की गुलामी से मुक्त किया। उसी की बदौलत आज मानसी एक कामयाब मॉडल है। लेकिन क्या आपको पता है, जब नवाज संघर्ष के दिन जी रहा था तब उसकी जिंदगी में उम्मीद की किरण किसने जगाई? चलिए देखते हैं।
नवाज एक बेंच पे अकेला बैठा था और उसकी जेब में इतने ही पैसे थे कि वो सिर्फ एक ही वक्त का खाना खा सकता था। इस कला की और खाने की भूख मिटाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसी समय अपने खाली कैनवास की तरफ देख के अपनी बैग से कलर्स निकालता है। तभी एक गुजरता हुआ आदमी उसे देख के उसकी ओर बढ़ता है। अरे क्यों भाई, आर्टिस्ट हो? हाँ, अपनी भावनाओं को इस कैनवास पे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे खाली पेट अपनी कला को कैसे दिखाओगे? मैं भी वही सोच रहा था। ना ही पैसे है और ना ही खाना। पता नहीं मैं कब इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। क्या पता, अभी अगर तुम तुम्हारी कला को दिखा के मेरा दिल जीत लो तो मैं शायद तुम्हारा पेंटिंग खरीद लूं। यह सुनते ही नवाज अपने इस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए कैनवास पर पागलों की तरह रंगों से अपनी तकदीर बदलने की कोशिश करता है। तुमने भले ही अपनी पूरी जान लगा दी इस पेंटिंग में, मगर मुझे लगता है तुमने मेरा वक्त और अपना कैनवास दोनों को खराब कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं रहा कि तुमने ये क्या किया है। मैं तो यहां से निकल रहा हूं। तुम ही रखो अपना पेंटिंग। रुको, एक बार वापस देखो, शायद तुम्हें यह पेंटिंग समझ आ जाए। वाह, ये तो सच्ची में मास्टरपीस है। पेंटिंग बनाते हुए तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मगर तुम एक ऐसे आर्टिस्ट हो जिसको मैंने उल्टी पेंटिंग बनाते हुए देखा। मैं तुम्हारे इस कौशल की दाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों का स्वीकार कर लो। देखो, मैं एक गायक हूँ और मेरे पहचान के बहुत सारे अमीर लोग हैं जो तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों की मदद करके उनका काम एग्जीबिशन द्वारा दुनिया को दिखा सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज सच्ची में मेरे हुनर ने मेरी गरीबी मिटाने का रास्ता दिखा दिया। मैं गुलामी हूँ। तुम लोगों ने अभी तक मेरे कई रूप देखे हैं, लेकिन ये मेरा अंतिम रूप है। मैं तुम्हारे अंदर बसता हूँ। तुम दुनिया से जीत सकते हो, पर क्या तुम खुद के लिए जो निर्णय लिए हैं उन्हें साबित करने की क्षमता रखते हो? राज, तुमने अपने डर को हराकर परफॉर्म करने का निर्णय लिया तो है, मगर क्या सच में तुम ये काम कर पाओगे? मैं बोलता हूं, ये तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। तुम्हारे जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं है। छोड़ दो ये सब और भाग जाओ। अगर मुझे रुद्र सही रास्ता नहीं दिखाता तो शायद मैं ये काम नहीं करता, लेकिन अब मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ। मैं अब कामयाबी हासिल करके ही रहूंगा। अरे ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा है। मैं तो हार गया इससे। कोई बात नहीं, मैं नवाज के पास जाता हूँ। नवाज, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कुछ पेंटिंग बिक गई? इसका मतलब तुमने कामयाबी हासिल की? बिल्कुल नहीं, तुम एक निराशा हो, किस्मत से हारा हुआ इंसान हो तुम। तुम्हारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। अब तू मुझे कितना भी डरा ले, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर मेरी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी तो भी मैं अब निराश नहीं हो जाऊंगा। मैं लगातार पेंटिंग करता ही रहूंगा। तू चला जा यहाँ से। इतनी एनर्जी कहाँ से आई इसमें? लगता है आगे जाना पड़ेगा। मानसी, माना कि तुम मॉडल हो गई हो अब, लेकिन लगता नहीं ज्यादा फेमस हो पाओगी। ये तो इत्तेफाक से तुम्हें मौका मिला तो तुम्हें लगा कि तुम जीत गई। तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। मेरी मानो तो यहीं से लौट जाओ यहीं से। नहीं, हरगिज नहीं। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न पार करनी पड़े,
मैं करके रहूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। ये क्या हो गया है इन सबको? कोई भी मेरे झांसे में नहीं आ रहा। राघव, तुम ज्यादा खुश मत रहो, तुम्हारा ये जॉब तो पक्का चला जाएगा एक दिन और तुम रास्ते पर आओगे। तुम हार गए हो। यह तुम्हारा वहम है। जैसा तुम चाहते हो वैसा कभी भी होने वाला नहीं है। जाकर किसी और को डराओ। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। न जाने ये सब क्या हो रहा है, कोई भी डर ही नहीं रहा। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। चलो आगे चलता हूँ। विराट, एक मेडल क्या मिला? तुम्हें लग रहा है कि तुम अच्छे स्पोर्ट्समैन बन गए। तुम्हारे पास आज भी कुछ हुनर नहीं है। मेहनत का एक सिक्का कितनी बार इस्तेमाल करोगे? जाओ, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। क्या हुनर नहीं है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने खुद को साबित किया है, इस देश का नाम इंटरनेशनल स्पोर्ट में लाया है। मैं बहुत आगे जाऊंगा, कड़ी मेहनत करूंगा, तुम्हें हराऊंगा, तुम्हें मेरे आसपास भी आने नहीं दूंगा, आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। जाओ, यहां से चले जाओ। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई भी मेरी सुन नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा नामो निशान मिट जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, सस्पेंड हुआ है लेकिन फिर भी अपने आप को आर्मी मैन समझ रहा है। तुमने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, तुम्हें कोई हक नहीं ये वर्दी पहनने का जो देश की शान है। उतारो ये वर्दी। हरगिज नहीं। तुम चाहे जितनी भी जबरदस्ती क्यों ना कर लो, मैं ये वर्दी नहीं उतारूंगा। आखिरी दम तक मैं अपने देश के बारे में ही सोचूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। ये क्या? ये तो पक्का देशभक्त निकला। यहाँ पर भी मेरा कुछ नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? चलो आगे जाता हूँ। देखो, पंकज को देखो, किस्मत से हारा, हालत से मजबूर, टैक्सी चला रहा है बेचारा। सारी परेशानियां सर सर लेकर ही जा रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज भी तुम ड्राइविंग का ही काम कर रहे हो। तुम कुछ नहीं हासिल कर पाए अपनी जिंदगी में और ना ही कुछ कर पाओगे। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। मानता हूं मैं टैक्सी चला रहा हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए जी रहा हूं। अपने पापा को दिए हुए वचन के लिए जी रहा हूं। परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में ही मेरी खुशी है। मुझे लगता है मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया है। तुम यहां से चले जाओ, मुझे तंग मत करो। ओ पायलट, यहाँ देखो मेरी तरफ। ओ आकाश, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। मैं पायलट नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। पता है, पायलट बनना चाहता था लेकिन ये टीचर बन गया। खुद के सपने आसमान में उड़ाने की खुशी के पल सब भूल गया और अभी किताबें पढ़ रहा है बेचारा, किस्मत का मारा। चुप हो जा। किसने कहा मैं नाराज हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं आज देश का उज्जवल भविष्य लिख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ अच्छा काम भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारे सपनों का क्या? दूसरों को सपने दिखाने के लिए तैयार करना, सपने पूरे करने के लिए उनकी मदद करना, अब यही काम है मेरा। तुम जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। अब मैं थक गया हूँ। यहाँ पर तो कोई एक भी ऐसा नहीं जो मेरे दबाव में आए। शायद इस जगह का असर है, लेकिन फिर भी एक आखिरी प्रयास करता हूँ।
कौन हो तुम? मैं तेरा बचपन। रुद्र, कितने खुश थे तुम शैतानी करना, वो बचपना। देखो देखो ये बड़ा चश्मा, हर समय डर, कहीं मेरी एक गलती की वजह से किसी की जान ना चली जाए। छोड़ दो अब ये सब, जी लो खुशी खुशी से। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं टाल सकता। आज मैं अपने टीचर की वजह से इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं। अब मैं यहाँ से पीछे नहीं जाऊंगा। तुम अब यहाँ से चले जाओ, हम में से कोई तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। तो चलो हम सब मिलकर अब ये गुलामी और उसके आखिरी रूप का सर्वनाश करते हैं।